वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CSAT प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी PCS प्री 2025 के लिए CSAT के टॉप 5000 क्वेश्चन की सीरीज में एक और क्लास का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। आपको बता दें कि अगर आप यूपी PCS 2025 की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं प्री और मेंस की, तो टीम के पेड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे क्लास 2। देखिए प्रश्न संख्या 131 दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर एक अभिकथन दिया है और एक कारण दिया है। आपको इसे देखना है और बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही है। ज्ञान और जानकारी होना अंतर सांस्कृतिक संप्रेषण में शामिल दो प्रमुख विशेषताएं मानी जाती है। बिल्कुल सही है। अगर बात किया जाए नॉलेज और इन्फॉर्मेशन, नॉलेज और ये इन्फॉर्मेशन अगर ये हैं तो दो एट्रीब्यूट्स इन्वॉल्व हैं जो कि कल्चरल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आते हैं। तो बिल्कुल सही है, पहला सही हो जाएगा। दूसरा दिया सांस्कृतिक संप्रेषण में कई प्रकार के व्यवहारिक कौशल शामिल होते हैं, जिसमें से एक है प्रतिक्रियानुरूप श्रवण। अंतर सांस्कृतिक संप्रेषण के अति आवश्यक तत्वों का महत्वपूर्ण ज्ञान न होने पर निश्चित रूप से संप्रेषण में बाधा उत्पन्न होना तय है। देखिए बहुत ये भी सही बात कही गई है कि जो कल्चरल कम्युनिकेशन है इसमें इंटरएक्टिव इन नेचर एंड इट डिमांड्स रिफ्लेक्टिव लिस्निंग, है ना। मिसकम्युनिकेशन विल बी सर्टेनली अकर इफ यू डोंट हैव अ सिग्निफिकेंट नॉलेज ऑफ द कल्चरल डिफरेंस। सही बात है, अगर आपको सांस्कृतिक विभिन्नता जो है उसके बारे में नहीं पता होगा तो फिर बाधा उत्पन्न होगी। देखो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और दूसरा वाला पहले की व्याख्या भी कर रहा है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि दोनों सत्य है और RA का स्पष्टीकरण भी है। अगले प्रश्न पर आते। प्रश्न संख्या 32 दिया है, एक वस्तु का लागत मूल्य 1540 रुपये। यदि इसे विक्रेता इसे बेचने के दौरान 30% की छूट के बाद भी 10% का लाभ अर्जित करना चाहता था, तो ऐसा करने के लिए वस्तु का चिन्हित मूल्य कितना रखना चाहिए। देखिए यहाँ पर 3 प्रकार के मूल्य होते हैं। कॉस्ट प्राइस जो वस्तु को बनाने में लगा, मार्क प्राइस जितना आपने लिखा कि हम इतने में बेचेंगे, और सेलिंग प्राइस ये डिस्काउंट देने के बाद या फिर ऐसे समझिए कुल मिला जुला के जितने में आप बेच देते हैं। तो वस्तु का लागत मूल्य है 1540। ठीक, ऐसे समझिए ना कि मान लीजिए 1540 रुपये का इसने बनाया हुआ है। ठीक, अभी हम लोग इसको 100 मान के भी कर सकते हैं, 1540 से भी कर सकते हैं। अब ये बेच रहा है, बेचने के दौरान ये चाहता है ना कि इसको 10% का लाभ हो। 10% का लाभ हो इसका मतलब पता है 100 मतलब 1540 में 10% का प्रॉफिट निकालेंगे तो 154 आएगा। तो 1540 तो इसका सामान है, 154 रुपये का लाभ लेगा। मतलब ये 4 5 4 9 5 1 6 और ये 1694 रुपये का बेचेगा। लेकिन ये जो 1694 रुपये का बेचा है ना, ये मार्क प्राइस का 70% ही है। क्यों? क्योंकि इसने 30% छूट दे दिया। तो ये 1694 रुपये जो है ये मार्क प्राइस का 70% है। तो अगर हमें 100% निकालना होगा तो 100 से गुणा करा देंगे। देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया, 7 से इसको काट लीजिएगा, 7 दूना 14, 2 बचे, 7 चौका 28 और 7 दूना 14। 242 में 10 का गुणा करेंगे तो 2420 इसका मूल्य आ जाएगा। मतलब अगर 2420 रुपये ये लिख दें तो ये परिस्थिति सेटिस्फाइड हो जाएगी। आपने इसको इस डेटा के साथ कैलकुलेट किया। अगर आप चाहते हैं तो आप बेसिक तरीके से 100 के साथ भी कर सकते हैं। जैसे देखिए कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस मान लो 100 रुपये है, 10% का लाभ ले रहा है मतलब 110 रुपये का बेच रहा है। ठीक, अब इसने ये जो 110 रुपये का बेचा है ये पता है क्या है, ये इसका मतलब इसका 70% है, तो 70% है। यहाँ से आपको 100% की वैल्यू चाहिए, आप कैलकुलेट करिएगा और एक की वैल्यू जो आएगी उसके बाद 1500 के साथ तुलना करा लीजिएगा 1540 के साथ, तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो दोनों तरीका सही है, आप जैसे करना चाहें। प्रश्न संख्या 33 दिया, यदि sec 43 डिग्री बराबर x है, यहाँ पे डिग्री रहेगा, तो आपको इस व्यंजक का मान बताना है। 1/sec 47 प्लस cos 43 प्लस cot 47 माइनस 1/cos 47 और कोसेक 43 सब स्क्वायर में। तो यहाँ पे ना देखिए त्रिकोणमिति के कुछ फंक्शंस आपको पता होना चाहिए। अब एक फंक्शन होता है साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा। तो इस तरीके से तो जो 90 माइनस थीटा वाला रिलेशन होता है, मैं साइन के साथ ना लिख के डायरेक्ट लिख रहा हूँ। देखिए
अगर 90 माइनस थीटा के साथ रिलेशन देखेंगे तो यहाँ पे क्या पता चलेगा, साइन और कास एक दूसरे में इंटरचेंज होते हैं, मतलब साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन हो जाएगा। टेन और कॉट एक दूसरे में इंटरचेंज होते हैं, और जो सेक है ये कोसेक के साथ एक दूसरे में इंटरचेंज होता है। ठीक, ये 90 माइनस थीटा का रिलेशन है। इसके अलावा देखिए साइन का रिलेशन हो जाएगा कॉसेक के साथ, ये विपरीत वाला होता है, जैसे ऐसे लिखेंगे x इज इक्वल टू 1/x का जो रिलेशन, मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा, ये रिलेशन है ना। तो ये इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है, tan कॉट में होता है और सेक कोसेक में होता है, सेक कॉट में होता है। अब इस रिलेशन के साथ जब आप देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा, इस पूरे को सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा x²। आप इसे सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। अगर नहीं आता है तो त्रिकोणमिति हम लोग किसी अलग क्लास में विस्तार से करेंगे। यहाँ पे इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे तो x² आएगा, और ये जो माइनस है माइनस रहेगा, इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा। तो जब इतना मिल जाएगा तो पूरा आंसर आपका बनेगा x² - 1। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 34 दिए, कोई त्रिभुज है PQR में कोण PQ और R का अनुपात 2:1 है। तो इसमें QR के समांतर एक भुजा खींची गई MN, तो बताना है PMN और PNM के बीच का अंतर। देखिए ये ट्रायंगल हो गया, ठीक है, मान के चले गए एक त्रिभुज है, यहाँ पर P है, ये Q रहा और ये R रहा। इसका अनुपात कितना दिया, 2:2:1, मतलब देखिए 2 तो 4 और 1 5, 5 की वैल्यू 180 है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो 1 की वैल्यू 36 आएगी। मतलब ये कोण जो आपको मिलेगा ये 72 मिलेगा। ठीक, ये कोण जो मिलेगा Q, ये भी आपको 72 मिलेगा, और ये कोण जो आपको मिलेगा 36 मिलेगा। आगे क्या बोला गया है कि QR के समांतर, देखिए QR ये रहा, इसके समांतर एक रेखा खींच लीजिए। ठीक है, खींच लिया गया। अब यहाँ पे ये MN जो बना हुआ है, अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि PMN का मतलब ये वाला कोण, ठीक है, ये वाला कोण, और PNM मतलब ये वाला कोण, ये कितना हो जाएगा। तो बड़ा ही आसान सा प्रश्न है। देखिए अगर ये 72 है तो इसका संगत ये भी 72 ही हो जाएगा। ठीक, और अगर ये 36 है तो इसका संगत ये भी 36 हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस 72 में से 36 घटाने पर आपको 36 मिलेगा। विकल्प सी को टिक करिए, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया 35 नंबर का, a cos थीटा माइनस b साइन थीटा बराबर c है, तो इसका मान बताना। देखिए एक आपको यहाँ पे रिलेशन बता रहे, अगर कभी भी त्रिकोणमिति का ऐसा प्रश्न दिखे, a cos थीटा माइनस b साइन थीटा बराबर c दिया हो, और a साइन थीटा प्लस b cos थीटा बराबर में कुछ मान लीजिए d दिया या फिर x दिया, कुछ भी दिया, और यहाँ पे रिलेशन पूछा जाए, तो बस सीधा सीधा याद रखिएगा a² प्लस b² बराबर में c² प्लस d²। इसमें से जो मिसिंग होगा उसका मान निकालेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए इसका ए बी और सी दिया हुआ है ना, यहाँ पे ए बी दिया है, डी मिसिंग है, तो डी की अगर बात करेंगे तो डी बराबर आप लिखेंगे d² बराबर a² प्लस b² माइनस c²। ये स्क्वायर इधर आएगा करड़ी हो जाएगा, तो डी बराबर √a² प्लस b² माइनस c²। अब यहाँ पे प्लस माइनस भी आप लगा सकते हैं, जैसा कि ऑप्शन में लगा हुआ है, तो a² प्लस b² माइनस c² विकल्प डी में दिख रहा है। ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा, ये प्रॉपर्टी पर कई बार प्रश्न बना हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 36 दिया, निम्नलिखित कथनों की सही धारणा खोजिए। अब इस कथन में से आपको बताना है सही धारणा क्या है। आनंद उत्तर प्रदेश के एक ऐतिहासिक शहर जौनपुर में रहता है, जो अपने यहाँ भारत के सबसे बड़े गन्ना बाजार होने का दावा करता है। ठीक, देखिए आनंद क्या है, आनंद जौनपुर में रहता है और बताता है कि यहाँ पर देश का सबसे बड़ा गन्ना बाजार है। अब एक चीज़ समझिएगा, देश में अन्य गन्ना बाजार भी है, ठीक है भाई, तभी तो ये सबसे बड़ा का तुलना किया जा रहा है। जब तुलना की बात होती है ना, जब 2 रहेगा तभी तुलना होगी, 2 या 2 से अधिक, तो देश में अन्य गन्ना बाजार है, तभी पता चल रहा है कि वो सबसे बड़ा है। बिल्कुल सही है। आनंद जौनपुर का एक मूल नागरिक है। अब ये तो नहीं बताया जा सकता कि मूल नागरिक है कि नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ एक धारणा से ये विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। 37 नंबर का दिया, निम्नलिखित कथनों के सही निष्कर्ष ज्ञात कीजिए। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही होगा। देखिए पहला दिया कथन है सभी पिज्जा स्वादिष्ट है, कुछ स्वादिष्ट बर्गर है ना। कथन 2 दिया, सभी बर्गर बड़े हैं और कोई बड़ा टॉफी नहीं है। आप वेन डायग्राम भी बना सकते हैं इसका। देखिए सभी पिज्जा, जितने भी पिज्जा है ना, ऑल पिज्जा आर डेलिशियस है ना। डेलिशियस का मतलब है स्वादिष्ट, ठीक, या टेस्टी यहाँ पे लिखा हुआ है तो टेस्टी ही लिख लेते हैं, है ना। ऑल पिज्जा आर टेस्टी है ना। सम टेस्टी आर बर्गर, कुछ टेस्टी ऐसे जो बर्गर है। ऑल बर्गर आर बिग, जितने भी बर्गर हैं ये सब के सब क्या है, बिग है ना, BIG। और नो बिगेस्ट टॉफी, कोई भी बिग टॉफी नहीं है। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि कुछ बड़े स्वादिष्ट है, कुछ बड़े ऐसे जो कि टेस्टी, बिल्कुल सही। ये दायरा देखिएगा, ये विकल्प ये सही हो जाएगा। कोई भी टॉफी पिज्जा नहीं। अब टॉफी पिज्जा है कि नहीं हम नहीं बता सकते, ये गलत हो जाएगा। तो सिर्फ एक कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं, देखेंगे तो यहाँ पर विकल्प कौन सा सही बनेगा, ए,
अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों के सही निष्कर्ष का पता लगा। ये भी सिलॉक्स का एक प्रश्न है। सम बैग्स आर ब्यूटीफुल, कुछ बैग ऐसे हैं, सम बैग जो क्या है, जो कि ब्यूटीफुल है। ठीक, आगे दिया ऑल पर्सेस आर ब्यूटीफुल, जितने भी पर्स हैं सब के सब क्या है, ब्यूटीफुल है। इसका देखिए कंक्लूजन क्या दिया है। कंक्लूजन की अगर बात करें तो यहाँ पर दिया हुआ है सम ब्यूटीफुल आर पर्सेस, कुछ ब्यूटीफुल ऐसे हैं जो कि पर्सेस हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। जबकि जब ऑल है तो सम आराम से हो जाएगा। अगला दिया सम बैग्स आर पर्स, अब बैग और पर्स कोई रिलेशन नहीं तो ये गलत हो जाएगा। नो का तो इसमें कोई सवाल ही नहीं, गलत ही हो जाएगा। तो सिर्फ कंक्लूजन एक फॉलो कर रहा है, विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 दिया, तनाव प्रबंधन निम्नलिखित में से किसकी एक कला और तकनीकी है। जो तनाव प्रबंधन किसकी कला है, किसकी तकनीकी है, जीवन में उतार चढ़ाव के कारण से बचने की। अब ऐसा तो है नहीं कि उतार चढ़ाव से आप बचने लगेंगे तो तनाव प्रबंधन कर पाएंगे, ये गलत हो जाएगा। आगे है विभिन्न प्रकार के तनावों के परिणामों से बचने की, ये भी गलत हो जाएगा। उन कौशलों को विकसित करने की जिनके द्वारा व्यक्ति जीवन के विभिन्न उतार चढ़ाव से निपटा जा सकता है, बिल्कुल सही है। तो देखिए इसमें पूछा क्या गया कि सही का उत्तर चुने, तो सही सिर्फ तीसरा है, तो विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगर बोला होता कि कौन इसमें से गलत है तो फिर आप ऑप्शन ए को टिक करते। अगले प्रश्न पर आते, प्रश्न संख्या 40 दिया, संगठन में तनाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संगठन में तनाव है तो उसमें कौन से कथन सही नहीं है आपको ये बताना है। पहला है तलाक, किसी प्रयोजन को खोने जैसी कोई हानि और नौकरी के साक्षात्कार संबंधी तनाव पर्यावरणीय तनाव में शामिल है ना। तो इसमें आपको देखो पर्यावरणीय तनाव में शामिल है तो ये तो शामिल नहीं है ना, तो भाई ये नेचुरल नहीं है। अब आगे देखेंगे, देखिए मौसम, यातायात और घटिया आवास जैसे कारक सामाजिक तनाव में शामिल। देखिए अब मौसम ये सामाजिक स्तर पर थोड़ी ना आता है, ये प्राकृतिक है ना, तो ये गलत हो जाएगा। दोनों यहाँ पे क्या हो गया, दोनों गलत हो गए। तो आपको बताना है कौन सा सही नहीं है, तो दोनों सही नहीं है, विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो साथियों आज की क्लास रही जिसमें हम लोगों ने कुछ प्रश्नों का डिस्कशन किया है। इस प्रकार की वीडियोस आपको लगातार मिलती रहेगी, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आप यूपी पीसीएस 2025 की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो टीम के पेड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।